हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 12 है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 12 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ उदाहरण के माध्यम से उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे और जो हमने कल के वीडियो में कवर किया था उसका भी कुछ उदाहरण हम लोग लेंगे। यहाँ पर ब्लूप्रिंट करने का मतलब ये है कि आप लोग ध्यान दिए होंगे कि एनसीईआरटी में जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी बुक के कई कई जगह पे हर एक अध्याय में कई कई जगह पे आपको ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आएगा और उस ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ रहता है और उसी बॉक्स में जो लिखा हुआ है यानी इस अध्याय में जो भी ब्लू बॉक्स बना हुआ है एनसीईआरटी में उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है और जो भी इम्पोर्टेंट है उस ब्लूप्रिंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ब्लूप्रिंट करने का मतलब क्या है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत ब्लूप्रिंट से। देखिए इस अध्याय में रैखिक असमीकाएं अध्याय में बहुत सारे ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के जो पॉइंट्स हैं सबसे महत्वपूर्ण है वो ये दोनों हैं। हालांकि जो और भी जो ब्लूप्रिंट है उसका डिस्कशन मैंने वीडियो में कर दिया है, हालांकि उस ब्लूप्रिंट को मैंने इस पीपीटी में इस प्रेजेंटेशन में नहीं डाला है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप एक बार अपने एनसीईआरटी बुक को खोल लें और सारे ब्लूप्रिंट को पढ़ के आप देख सकते हो कि हमने वो पढ़ाया है कि नहीं। बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 3 और 4 जो कि इस ब्लूप्रिंट में आपको दिख रहा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक असमीका x प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी है या फिर x प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी के स्वरूप की है, तो रेखा x प्लस बी वाई इक्वल टू सी पर स्थित सभी बिंदु भी उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इसलिए हल क्षेत्र पर गहरी काली रेखा खींचते हैं। और पॉइंट नंबर 4 कर रहा है, अभी हम आपको उसको समझाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसको पढ़ा के बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि यदि असमीका x प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है या फिर x प्लस बी वाई लेस देन सी के स्वरूप की है, तो रेखा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी पर सम्मिलित पर स्थित सभी बिंदु उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसलिए हल क्षेत्र पर रेखा को बिंदुत या खंडित खींचते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है उसका मतलब आपको ठीक से इस ग्राफ से समझ में आएगा। देखिए पिछले वाली वीडियो यानी कि भाग 11 में भाग 11 तक हमने ये समझ लिया कि किस प्रकार से किसी भी रैखिक असमीका को जिसके पास दो चर हो उसका हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन यानी आलेखी हल कैसे निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे पास कोई भी रैखिक असमीका दिया गया होगा और हमें पूछेगा कि इस रैखिक असमीका का हमें हल क्षेत्र निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अब तक हम लोग पिछले वाले वीडियो तक सीख चुके थे, जहाँ पर हमने सीखा था कि सबसे पहले हम लोग दिए गए रैखिक असमीका को समीकरण में चेंज करेंगे, उसके बाद उस समीकरण का हम लोग ग्राफ बनाएंगे और फिर कोई भी एक रैंडम हम लोग एक बिंदु का चयन करेंगे जो कि नॉर्मली हम लोग 0,0 करते हैं। और यदि वो 0,0 यानी चयन किया हुआ बिंदु दिए गए रैखिक असमीका को सेटिस्फाई करेगा, तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट करता हो, जिसमें वो बिंदु हो, उसको हम लोग हल क्षेत्र कहेंगे दिया गया रैखिक असमीका का। और यदि वह बिंदु उस रैखिक असमीका को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें वह बिंदु नहीं है यानी जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वह उस कार्तीय तल का उस रैखिक असमीका का हल क्षेत्र हो जाएगा। इसको हम बहुत डिटेल में समझे थे इसके पिछले 2 वीडियो में, तो आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। तो हम थे पॉइंट नंबर 3 पे।
देखिए पॉइंट नंबर 3 यही कह रहा है, हमने अब पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था और ऐसा ही एक हमने ग्राफ आपको एक आसमीका का बना के दिखाया था। जहाँ तक मुझे याद है कि ये ग्राफ आई थिंक एक्स प्लस वाई लेस देन 5 का है, कुछ ऐसा ही ग्राफ ये वाला, कुछ ऐसा ही आसमीका का ग्राफ ये वाला, ऐसा ही आसमीका का ये वाला ग्राफ है। मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ कि ये किसका ग्राफ है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप मान लीजिए कि कोई भी आसमीका का ये हल क्षेत्र है, जहाँ पे हल क्षेत्र ये वाला जो एरो के माध्यम से है, ये वाला भाग किसी भी आसमीका का है। देखिए हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यह एक ऐसा आसमीका होगा जहाँ पे ये 0,0 पॉइंट है, बिंदु है, वह उस आसमीका को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। इसीलिए तो हमने इस वाले भाग को एरो के माध्यम से दिखाया है कि यह वाला भाग इस दिए गए रैखिक आसमीका का हल होगा। अब ये जो आसमीका था, मान लीजिए ये x प्लस वाई इज लेस देन 5 का हल क्षेत्र है, ये वाला। फायदे में मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इस आसमीका का हल सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग होगा। ये वाला भाग, ये जो रेखा है, इस रेखा को छोड़ के इधर वाला जितना भी भाग है वो सारा भाग इस रैखिक आसमीका का हल होगा। ऐसा हमने क्यों बोला था? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था और पिछली कक्षाओं में भी हमने ये जाना था कि वह बिंदु जो रेखा पर रहता हो वो उस रेखा को सेटिस्फाई करता है, यानी दिए गए इक्वेशन यानी समीकरण का वह हल होता है। और हमें तो समीकरण का हल नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ आसमीका का हल चाहिए था। इसलिए अब तक हम लोग जो भी हल क्षेत्र निकालते थे वह इस रेखा को छोड़कर जो भी भाग हमारे पास आता था उसको हम लोग हल क्षेत्र कहते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अब तक हम लोग इस रेखा को अपने हल क्षेत्र में क्यों नहीं इंक्लूड करते थे। हमेशा हम ये क्यों कहते थे ऐसे एरो बना के, जो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, कि ये वाला भाग हमारा हल क्षेत्र होगा। आपने देखा होगा पिछला वीडियो कि हम कभी भी ये नहीं कहे हैं कि ये वाला जो हल रेखा है वह भी उस हल क्षेत्र में सम्मिलित होगा। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा आसमीका होगा जिसमें यह रेखा भी सम्मिलित हो अपने हल क्षेत्र के भाग में। तो हम लोग पिछले वीडियो में यह जाने थे कि ऐसा रैखिक आसमीका है जो कि कुछ इस प्रकार से हो, जहाँ पे x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, इस प्रकार से हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम इस आसमीका का मीनिंग के बारे में समझें तो यह आसमीका अपने आप में दो प्रकार की मीनिंग को बता रहा है। पहला कि x प्लस बी वाई जो है वो बड़ा है किससे? c से। और दूसरा मीनिंग क्या है कि x प्लस बी वाई जो है किसके इक्वल है? तो c के। ऐसे स्थिति में जब भी कोई आसमीका इस रूप में हो, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या फिर x प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, उस स्थिति में हम लोग इस रेखा को भी सम्मिलित करते हैं अपने हल क्षेत्र में। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए यदि यह जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए यह ग्राफ कुछ इस ये रैखिक आसमीका का है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये जो रैखिक आसमीका दिया गया है यह ग्राफ इसी का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह रैखिक आसमीका में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, यानी यह एलएचएस जो है वो आरएचएस से ये छोटा भी है और इक्वल भी है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि यदि उसका हल चाहिए, पहले इसमें तो जो भी हमने आसमीका को लिखा 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 5, जो भी अभी मैंने लिखा, तो उसका दो मतलब हुआ कि पहला तो वो लेस देन है यानी छोटा है, और दूसरा इक्वल है। तो छोटा होने के लिए, छोटा है मतलब यह एक आसमीका है, और आसमीका का हल हमेशा क्षेत्र होता है, हल क्षेत्र होता है रेखा को छोड़ के। और चूंकि वह इक्वल भी बोल रहा है तो इक्वल कहने का तात्पर्य कि वह उस रेखा की भी बात कर रहा है। यानी कि कुल मिला के जब भी कोई आसमीका इस रूप में होगा x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या फिर x प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, तो उस स्थिति में हम लोग इस रेखा को भी अपने हल क्षेत्र में इंक्लूड करेंगे। अब उसी के साथ जो हमारा जो चौथा जो पॉइंट बता रहा है वो बस इतना बता रहा है जो कि हमने कल तक पढ़ा था कि यदि कोई भी आसमीका x प्लस बी वाई
इज ग्रेटर देन सी या फिर एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी के स्वरूप में है। तो रेखा एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी पर स्थित सभी बिंदु उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते हैं, जो कि अब तक हमने जितना भी उदाहरण किया था हमने इसी टाइप का किया था। इसलिए हर क्षेत्र पर रेखा को बिंदु या खंडित खींचते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी बुक इसको जैसे हमने बताया कि मान लीजिए ये कोई ऐसा असमिका का हल क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो सिर्फ यह एक असमिका है, यहाँ तो इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ये रेखा को सम्मिलित नहीं करेंगे हल क्षेत्र में। तो यदि आप इसको हमने आपको बताया था कि आप एरो की जगह पे इसको सेट भी कर सकते हो। तो यदि आप इसको सेट करते हो तो हो सकता है कि जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, जो आपको कॉपी को देख रहा है, वो समझे कि आप सेट तो किए हो लेकिन आप ये रेखा को भी सम्मिलित कर दिए हो। तो बस इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम लोग ये जो रेखा यहाँ पे सीधे इस प्रकार से बना दी है, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे हम लोग बना देते हैं। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इसको सेट भी कर सकते हो। और यदि वह रेखा सम्मिलित होगा यानी एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी के फॉर्म में रहेगा, तो आप इस रेखा को थोड़ा सा डार्क कर देना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिंदु ही ऐसे खंडित रेखाएं खींचे, ये सिर्फ आपके सहूलियत के लिए बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अब जल्दी से हम लोग कुछ प्रश्न को उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला उदाहरण 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6। यदि हम इसका बोले कि आपको इसका हल क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने का प्रयास करें। यदि आपने ऐसा किया होगा तो आप पाए होंगे कि सबसे पहले आपने क्या किया होगा, तो ये असमिका को समीकरण में चेंज किया होगा, यानी कि 3x + 2y = 6 किया होगा। और जब आपने 3x + 2y = 6 किया होगा तो उसका आपने फिर ग्राफ बनाया होगा। ग्राफ बनाने के बाद आपने एक बिंदु का चयन किया होगा, वह बिंदु क्या होगा 0,0। आपने शायद 0,0 ही किया होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आप ज़्यादातर 0,0 ही बिंदु चयन करें, इससे आपको भी आसानी होगी। तो यदि आपने 0,0 चयन किया होगा तो उसके बाद आप उस पॉइंट को इस रैखिक असमिका में पुट करके देखे होंगे, और यदि वह उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस रैखिक असमिका को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें वह बिंदु एग्जिस्ट करता हो, जिसमें 0,0 हो, वही इस रैखिक असमिका का आंसर होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि आपने 0,0 यहाँ पर लिया होगा, चयन किया हुआ बिंदु आपका 0,0 है। तो चलिए इसको हम लोग पुट करके देखते हैं। यदि हम यहाँ पर 0,0 पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 6, जो कि गलत है। यानी कि जो हम बिंदु चयन किए वो बिंदु इस रैखिक असमिका को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा हल क्षेत्र कौन सा भाग होगा जिसमें वो यह बिंदु नहीं होगा। ये एनसीईआरटी ने इसका सॉल्यूशन किया है, जो हमने समझा है इसी को ये कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो यदि हम इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है असमिका को संतुष्ट नहीं करता, यानी 0,0 जो हम लोग लिए वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका जो हल क्षेत्र निकलेगा या कुछ इस प्रकार से निकलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसे एरो के माध्यम से नहीं बल्कि इसे सेट कर दिया है, इस रीजन को सेट कर दिया है। और यहाँ देखिए कि 0,0 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इस वाले भाग को सेट नहीं किया है बल्कि इस वाले भाग को सेट किया है। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ पे जो रैखिक असमिका हमारे पास दिया गया था वो हमारा था 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6, यानी इक्वल नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो हमारा रेखा खींचा गया है, ग्राफ खींचा गया है समीकरण का 3x + 2y = 6 का, वह डॉटेड लाइन से खींचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी तरह यदि हम एक और उदाहरण की बात करें, 3x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका भी सेम प्रोसीड्यूर होगा, सेम स्टेप होगा। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे भी ट्राई करने का प्रयास करें। यदि आपने ऐसा किया होगा तो फिर से आप इसको सबसे पहले समीकरण में चेंज किए होंगे, उसके बाद उसका ग्राफ बनाए होंगे, फिर एक बिंदु चयन किए होंगे, वो फिर से आपने 0,0 ही शायद किया होगा। फिर इसको आप लोग यहाँ पे पुट करके देखे होंगे उस बिंदु को कि ये दिए गए रैखिक असमिका को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे तो 0 - 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो -6 इज लेस देन 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जब इसको आप पुट करोगे तो थोड़ा देर के लिए आप इस इक्वल टू को भूल भी सकते हो।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे भूल भी सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा -6 और 0। यहाँ पे यदि आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाते हो तो भी चलेगा, और सिर्फ ग्रेटर देन भी लगाते हो तो भी चलेगा। तो यदि हम यहाँ पे देखते हैं पुट करके 0,0, तो हम देखते हैं कि हमें क्या पता चला कि -6 जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, जो कि गलत है। यानी कि फिर कार्तीय तल का वह भाग जिसमें 0,0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0,0 नहीं रहेगा, उसके अलावा जो हमारे पास जो भाग रहेगा वही हमारा इससे दिए गए रैखिक आसमीका का हल क्षेत्र हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 3x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा इस रैखिक आसमीका में इक्वल टू का भी साइन है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसलिए जो हम यहाँ पे इस रैखिक आसमीका का जो भी हमने यहाँ पे ग्राफ खींचे हैं, जो भी ग्राफ ड्रा किए हैं, उसको हम लोग ये खंडित रेखाओं से नहीं खींचे हैं, बल्कि एक सीधी रेखा से खींचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम लोग खंडित रेखा से खींचेंगे किसी ग्राफ को, और कब हम लोग एक नॉर्मल लाइन से खींचेंगे। इसी तरह एक और ग्राफ है हमारा y इज लेस देन 2। इसको भी आप ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, और यह ग्राफ बहुत ही ईजी है। यदि आपने इससे भी ट्राई किया होगा तो आप इसको भी वही प्रोसीड्यूर से किए होंगे, वही स्टेप को फॉलो करते हुए किए होंगे कि सबसे पहले आप इसे समीकरण में चेंज किए होंगे। तो वो क्या होगा, y = 2, और y = 2, तो y = 2 के बाद आप इसका ग्राफ ड्रा किए होंगे। तो y = 2 का ग्राफ हम सभी को आता है कि किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, y = 2 का ग्राफ। अब जब हम लोग y = 2 का ग्राफ ड्रा कर लिए तो उसके बाद हम लोग कोई बिंदु का चयन किए होंगे, जो कि हम नॉर्मली 0,0 करते हैं। तो यदि हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 इज लेस देन 2, जो कि बिल्कुल सही है। और 0,0 हमारा कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो कार्तीय तल का वह भाग जिसमें 0,0 एग्जिस्ट कर रहा है वही इस रैखिक आसमीका का हल क्षेत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो यहाँ पे 0,0 बिंदु चयन किए, यह इस रैखिक आसमीका को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया यही पूरा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो और अपने से भी बना सकते हो। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जो लाइन है y = 2 का है, और 0,0 चूँकि सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सारा भाग इस दिए गए रैखिक आसमीका का हल क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी इस रैखिक आसमीका में हमारा सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का नहीं लगा हुआ है। इसलिए हम y = 2 का जो ग्राफ बनेगा, जो रेखा बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रा किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने आपको जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया, जो भी प्रश्न आपको दिया, वो आप सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से आपने हल करना सीख लिया होगा। तो चूँकि अब हमारा समय भी समाप्त होने को चला है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।